Hello students and welcome to Best Learning Classes. In this video we will be discussing the questions of the chapter Issue of Debentures. So let's get started from question number 13. Alka Limited issued 5,000 10% debentures of 1,000 each at a discount of 10%. यानी कि अगर 1,000 रुपये का 10% डिस्काउंट है यानी कि 100 रुपये के डिस्काउंट पे उन्होंने 5,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं जो कि रिडीमेबल है आफ्टर 5 years. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50. ध्यान रखा करो इसमें मतलब कैसे कैसे इंस्टॉलमेंट्स बन रही है वो हम अभी अच्छे से सीखेंगे क्योंकि लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन पे आपने 500 रुपये मंगवाए हैं और ये 500 रुपये 50 रुपये के डिस्काउंट के बाद बने हैं. इसको समझते हैं अभी. एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अब इसको समझना. क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट्स की बात की गई है. एक बात करी है एप्लीकेशन की, एक बात करी है अलॉटमेंट की. इतना समझ में आ गया. दूसरी चीज़ हमें ये समझ में आई कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि एक तो फेस वैल्यू है 1,000 रुपये की, फिर डिस्काउंट है आपका 100 रुपये का, है ना. ये 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि हमारी इंस्टॉलमेंट्स में दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो जानी चाहिए. अब देखो वो क्या कह रहे हैं. एप्लीकेशन पे ना 50 रुपये का डिस्काउंट था, ये बोल दिया. तो अगर 50 रुपये का डिस्काउंट आप एप्लीकेशन पे दे रहे हो यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट आपने अलॉटमेंट पे भी दिया होगा. आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू 500 रुपये की थी. यानी कि देखो क्या होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी मार्केट में लेने जाते हैं, अगर वो चीज़ 100 रुपये की है और शॉपकीपर हमें 90 की दे देता है तो यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ. तो आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू क्या हुई 90 रुपये. यानी कि जो उसकी कॉस्ट थी उसमें से जब हमने डिस्काउंट को हटाया बाकी जो बचा वही तो आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू हुई ना. सेम उसी तरीके से यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें पता लगा कि 550 होगी, तभी तो 50 रुपये का डिस्काउंट होके 500 रुपये की वैल्यू आफ्टर डिस्काउंट बचेगी. और यही चीज़ लिखी भी हुई है 500 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 50. तो ये आफ्टर डिस्काउंट है. समझ में आया. अगर ये आफ्टर डिस्काउंट ना गिवन होता तो आप इसको 500 मानते और फिर आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू अलग हो जाती. बट ये आफ्टर डिस्काउंट गिवन था. इस एग्जाम्पल से समझ लो. ठीक है. तो अब देखो हुआ क्या. यहाँ पे 550 की फेस वैल्यू थी, मतलब यहाँ पे 450 की फेस वैल्यू होगी. तभी तो ये 1,000 रुपये की टोटल फेस वैल्यू और 100 रुपये का डिस्काउंट बनेगा. और अल्टीमेटली हम उनसे 900 रुपये ले रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी केस था कि अगर आप 1,000 रुपये की फेस वैल्यू में 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप 900 मंगवा रहे हो ना. वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो गई. बस इसमें ये एक चीज़ ध्यान रखनी थी कि ये आफ्टर डिस्काउंट वाली वैल्यू गिवन है. अगर ये गलत हो गया तो आप ये इंस्टॉलमेंट गलत कर दोगे, ये इंस्टॉलमेंट गलत, और फिर एंट्रीज सारी एंट्रीज का अमाउंट गलत हो जाएगा. तो अब हम एप्लीकेशन के रिसीव की एंट्री पास करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट. तो देखो आपके पास पैसे कितने आएंगे 5,000 डिबेंचर पे 500 रुपये. क्योंकि वैसे तो एप्लीकेशन के 550 रुपीज़ हैं बट हम 50 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं इसलिए 25 लाख रुपये आपको मिले. तो नरेशन भी यही बन जाएगी कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड. इसके बाद क्या हुआ. अब आप डिबेंचर एप्लीकेशन के ट्रांसफ़र की एंट्री करोगे तो जितने से वहाँ पे पहले तो क्रेडिट हुआ था उतने से यहाँ पे डेबिट कर दिया. डिस्काउंट आया है तो डिस्काउंट को डेबिट कर देंगे. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट. और एक आ जाएगा डिबेंचर्स अकाउंट में 10% डिबेंचर्स अकाउंट. अच्छा ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था कि इतने टाइम के बाद वो रिडीम हो जाएंगे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है इन एंट्रीज़ में. ठीक है. तो देखो 5,000 मल्टीप्लाई में अब जो मेरे 10% डिबेंचर्स अकाउंट है उसमें कितना पैसा जाएगा जो कि मेरे एप्लीकेशन की फेस वैल्यू थी वो मेरे डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा. बट डिबेंचर एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन में आया है वो सिर्फ 500 रुपये आए हैं क्योंकि बाकी के 50 रुपये डिस्काउंट में चले गए. तो मतलब डिबेंचर्स अकाउंट में या फिर शेयर कैपिटल अकाउंट में फेस वैल्यू ही जाएगी. फिर अगर डिस्काउंट है तो डेबिट करके कम दिखा दो एप्लीकेशन में, और अगर प्रीमियम है तो फिर क्रेडिट कर दो. बट इसमें फेस वैल्यू ही जानी चाहिए. अच्छा अब यहाँ पे कितना आ गया 25 लाख रुपए. जितने से वहाँ पे क्रेडिट था उतने से यहाँ पे डेबिट. 2,50,000 का डिस्काउंट हो गया और डिबेंचर्स अकाउंट में ये अमाउंट चला गया. तो नरेशन में भी यही आ गया कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन
ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब इस बार भी डिस्काउंट है, तो देखो क्वेश्चन में बता नहीं रखा था उन्होंने कि अलॉटमेंट पे डिस्काउंट है, बट हमने खुद से ही पता लगाया कि अगर टोटल डिस्काउंट 100 रुपये का है और 50 रुपये का डिस्काउंट हम एप्लीकेशन पे दे रहे हैं, तो बाकी का बचा हुआ 50 रुपये अलॉटमेंट पर ही होगा। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री होगी कि फेस वैल्यू पूरी की पूरी डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगी, जो आपका डिस्काउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा और बाकी का अलॉटमेंट अकाउंट में 400 रुपये चले जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 20 लाख रुपीज़, ठीक है, 50 रुपये का डिस्काउंट, 2,50,000 का डिस्काउंट हो गया और टोटल वैल्यू 22,50,000 रुपीज़ डिबेंचर्स अकाउंट में चली गई। तो नरेशन भी यही होगी कि बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू। अब लास्ट एंट्री रिसीव की एंट्री होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने पैसे, 20 लाख, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है द डेकोर लिमिटेड इशू 20,000 6% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट पेबल ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 आफ्टर डिस्काउंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब देखो आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू गिवन है। ओके, debentures were subscribed and the allotment was made, amount due and on allotment was made and received, final call अभी तक नहीं मंगवाई है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि एप्लीकेशन तो सिंपल है, एप्लीकेशन पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सिंपल हम एप्लीकेशन के रिसीव और ट्रांसफ़र की एंट्री इजीली कर पाएंगे। तो पहले रिसीव की एंट्री कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, 20,000 और 30 रुपये एप्लीकेशन के थे, यानी कि 6 लाख रुपए। तो नरेशन भी यही बन जाएगी कि बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड, और इसके बाद अब आप इसके ट्रांसफ़र की एंट्री कर दोगे तो जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट हो जाएगा टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट, 6 लाख बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। अब अलॉटमेंट पहले ड्यू होगी, अब इस बार डिस्काउंट आ चुका है तो डिस्काउंट का ध्यान रखना। डिस्काउंट कैसे निकलेगा, उन्होंने बोला हुआ है कि जो ये 40 रुपीज़ की वैल्यू है ये आफ्टर डिस्काउंट है, ठीक है। अब इसको समझो ज़रा, जैसे अभी हमने किया था, फेस वैल्यू है 100 रुपये की, उसका 10% डिस्काउंट हुआ 10 रुपये का, यानी कि 10 रुपये का जो डिस्काउंट है हमने कहाँ पे दिया है, अलॉटमेंट पे दिया है, यानी कि अलॉटमेंट की कोई वैल्यू होगी, उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट आ गया होगा और आफ्टर डिस्काउंट की वैल्यू 40 है, यानी कि फेस वैल्यू कितनी थी, 50। बस ये एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो आफ्टर डिस्काउंट दे रहे हैं ना, यानी कि फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू आपको देते हैं, ठीक है। तो 50 रुपीज़ हमारी फेस वैल्यू हो गई जो हमने मंगवाई, जो कि डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। तो ड्यू करेंगे तो इस बार आपको डिस्काउंट भी डेबिट करना है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखो पूरी 20,000 पे 50 रुपीज़ फेस वैल्यू यहाँ चली गई, 10 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे आ जाएगा और बाकी के 40 रुपये अलॉटमेंट के चले जाएंगे, तो इधर 8 लाख, इधर 2 लाख और इधर 10 लाख, ठीक है ना। डिबेंचर अलॉटमेंट ड्यू और अब रिसीव, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने, 8 लाख बीइंग डिबेंचर अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब 15th क्वेश्चन में बोला हुआ है जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग फॉर 9 लाख एंड द कंसिडरेशन वॉज पेड बाय इशूइंग 10% डिबेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यानी कि ऐसा होता है, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो कि अपने एसेट्स परचेज कर लेती हैं और एसेट्स परचेज करने के एक्सचेंज में वो शेयर्स दे देते हैं या डिबेंचर्स दे देते हैं या फिर दोनों मिला के दे देते हैं, कुछ शेयर्स दे देते हैं कंपनी के और कुछ कैश में पे कर देते हैं।
अभी ये क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हुई है, इसलिए वो अभी आपको इजी सा दे रहे हैं कि भाई कंपनी ने बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग खरीदने के एक्सचेंज में डिबेंचर दे रही है, वो भी डिस्काउंट पे। 100 रुपये का 10% डिस्काउंट है, यानी कि 90 रुपये। ठीक है। और कितने की बिल्डिंग थी? 9 लाख की बिल्डिंग थी। अब आप खुद से देखो, हमें पता लगाना है कि हमारे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होंगे। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। पहले आप मेरे को बताओ बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी। तो 9 लाख रुपए की बिल्डिंग थी और एक डिबेंचर कितने का इशू कर रहे हो? 90 रुपये का ना। तो कि है तो 100 रुपये का, बट 10 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो 90 रुपये का हुआ। यानी कि कितने डिबेंचर्स हमने इशू करे? 10,000 डिबेंचर्स इशू करे। क्योंकि डायरेक्टली बताया नहीं हुआ है क्वेश्चन में कि कितने डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, बस वो बता रहे हैं कि इतने रुपए पे कर रहे हैं और इतने की बिल्डिंग खरीद रहे हैं। तो उनको आपस में डिवाइड करके हमें पता लग गया कि अगर मैं 10,000 डिबेंचर 90 रुपये के हिसाब से इशू करूँगी तो 9 लाख की वैल्यू बन जाएगी, जितने की मैं बिल्डिंग खरीद रही हूँ। तो अब इसके हिसाब से आप सिंपल अपनी एंट्री कर दोगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक एसेट आ रहा है, बिल्डिंग आ रही है। तो एसेट आता है तो डेबिट हो जाता है। और आप वेंडर से खरीद रहे हो तो वेंडर अब आपका क्या बन गया? क्रेडिटर, बिकॉज आपको उसको अभी पैसा पे करना है। तो क्रेडिट करके हमने अपनी लाइबिलिटी बनाई। 9 लाख रुपीज़ की हमने बिल्डिंग खरीदी। तो सिंपल सा लिखेंगे कि बीइंग बिल्डिंग परचेस्ड। और अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में हमें बोला गया था कि आपने डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो देखो, अब मैं जब उसको डिबेंचर इशू करके दे रही हूँ तो मैं अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर लूँगी, बिकॉज अब मैं पे करी तो लाइबिलिटी तो अब ख़त्म हो जाएगी। डिस्काउंट पे कर रहे हैं, डिस्काउंट तो डेबिट होना ही होना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। तो देखो 10 लाख की वैल्यू है डिबेंचर की, बट उसमें से 1 लाख का डिस्काउंट है। वेंडर की लाइबिलिटी 9 लाख की बनाई थी, 9 लाख उसे पे कर रहे हैं। ठीक है। तो बीइंग डिबेंचर्स इशूड। अब देखो 16th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? अमृत लिमिटेड इशूड 1006% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर प्रोमोटर्स ईच फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। यानी कि देखो क्या होता है, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं जो कि प्रोमोटर करवाता है। ये मत समझना कि प्रोमोटर वो बंदा है जो पैसा इन्वेस्ट करता है, नहीं। मतलब बाकी भी अगर आप कभी स्टेप्स पढ़ोगे कि कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है, तो वो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अलग अलग लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो कि फुलफिल करनी होती हैं। तो वो कंपनी को करवाता कौन है? प्रोमोटर। जो भी पर्सन कंपनी को बनाने में मदद करे वो प्रोमोटर। तो वो कह रहे हैं कि अमृत लिमिटेड ने 1000 डिबेंचर 100 रुपये ईच की, जिसकी फेस वैल्यू थी, वो अमित और भास्कर को इशू कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रोमोटर की सर्विसेज प्रोवाइड करी थी कंपनी में। तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आपने एक्सपेंस करवाए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंस हो गए तो वो डेबिट हो जाएंगे, और डिबेंचर्स इशू करोगे तो डिबेंचर्स आपके क्रेडिट हो जाएंगे। तो वही लिख दिया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और हम उनको डिबेंचर्स इशू करके दे रहे हैं 6% डिबेंचर्स, और 1000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक है, यानी कि 1 लाख रुपीज़। ठीक है। पर इसमें एक और ट्विस्ट है, लिखा हुआ है अमृत लिमिटेड इशूड 1006% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर। यानी कि आप इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दो बंदों को दे रहे हैं ना। अगर उन्होंने ईच वर्ड ना लिखा होता तो हम पता है क्या समझते कि कंपनी ने डायरेक्टली 1 लाख के डिबेंचर्स इशू करे और वो 1 लाख के आपस में बांट लेंगे। बट इसमें लिखा है नहीं, हमने अलग अलग दोनों को 1000 डिबेंचर इशू करके दिया। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच वहाँ लिखा हुआ है। ठीक है। ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर, इसीलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 जने हैं। 3 होते तो 3 से कर देते, एक ही होता तो करते ही नहीं मल्टीप्लाई। अब देखो 17th क्वेश्चन में क्या बोला है? बी लिमिटेड इशूड 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20% टू वेंडर्स फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 6 लाख। ठीक है। इस बार क्या हुआ? प्रीमियम आ गया, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अब इस बार भी देखो क्वेश्चन में मुझे सिर्फ बता रखा है एसेट की वैल्यू क्या है और मैं प्रीमियम पे डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ, बट कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ ये नहीं बता रखा। उसका एक ही फॉर्मूला है कि जो आपकी एसेट की वैल्यू है, जो कि क्या है इस क्वेश्चन में 6 लाख, उसको डिवाइड करो कि आप कितना पैसे पे कर रहे हो। तो आफ्टर प्रीमियम
या डिस्काउंट, मतलब जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से आपको ये ले लेना है। तो इस बार ये था कि 100 रुपये की फेस वैल्यू थी और 100 रुपये का 20% यानी कि 20 रुपये का प्रीमियम था, यानी कि 120। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 120, तो मेरे कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए, 5000 डिबेंचर्स आ गए जो कि इशू किए जा रहे। तो आप देख रहे हो एक ही फॉर्मूला है, वेदर आपके डिबेंचर्स प्रीमियम पे इशू हो या फिर वो डिस्काउंट पे इशू हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही सेम एंट्री करेंगे। आपने एक अपने प्लांट खरीदा, एक एसेट खरीदा, तो एसेट आएगा तो डेबिट होगा और वेंडर की आप लाइबिलिटी बना दोगे, ठीक है। तो क्या हमें उसे पे करना है। 6 लाख का मैंने प्लांट खरीदा, तो नरेशन में भी यही आ जाएगा कि बीइंग प्लांट परचेस्ड। अब हम जब इसको पे करेंगे तो हम अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे ना, तो डेबिट करके ख़त्म करेंगे। कैसे ख़त्म कर रहे हैं हम, उसको डिबेंचर्स इशू करके दे रहे हैं। बट हमने पढ़ा था कि अगर प्रीमियम आ जाता है तो उसको अलग से अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो 20 रुपये का प्रीमियम था, 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, और 6 लाख टोटल यहाँ आ गया, 5 लाख यहाँ आ गया और 1 लाख यहाँ आ गया। इस तरीके से मतलब जितने की आप उसकी लाइबिलिटी बनाते हो उतना ही आप उसको पे करते हो, ठीक है। तो बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। ऐसे ही देखो 18th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस फॉर 2 लाख पेबल एज 65,000 बाय चेक एंड द बैलेंस बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। सेम वही सिचुएशन है, यहाँ पे भी हमें ये नहीं बता रखा कि हमने कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करें, एक ही फॉर्मूला है लगा लेंगे। और जो मैंने बताया था कि कंपनी ऐसा ही करती है, कई बार तो कुछ पैसा एज अ कैश या फिर बैंक के थ्रू पे कर देती है और बाकी के लिए कहते हैं कि बाकी का जितना बचा वो हम आपको या तो डिबेंचर्स इशू कर देंगे या फिर शेयर्स इशू कर देंगे, ठीक है भाई। तो अब हम यही करते हैं। सबसे पहले तो आप पता लगा लो कि आपने कितनी कैश में पे कर दिए, बाकी बचा हुआ कितना हम डिबेंचर्स के थ्रू पे करना चाहते हैं। तो मुझे पता लगा कि टोटल ना 2 लाख रुपए का मैंने बिजनेस खरीदा था, जिसमें से 65,000 रुपीज़ तो मैं कैश के थ्रू पे कर रही हूँ, चेक के थ्रू पे कर रही हूँ। बाकी बचा कितना, 1,35,000। अब हम कैसे निकालते थे नंबर ऑफ डिबेंचर्स की, भाई कितना पैसा देना है, कितने का आपने एसेट खरीदा है। यहाँ पे तो आपने बिजनेस खरीदा है और कुछ पैसा पे भी कर दिया है, तो जो बाकी का बचा होगा उसी के लिए तो डिबेंचर्स इशू करोगे ना। देखो लिखा हुआ है एंड द बैलेंस, जितना बैलेंस बचा। ये गलती मत करना, हमें क्या होता है आदत पड़ जाती है तो हम यहाँ पे 2 लाख लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। कोई भी कंपनी डबल थोड़ी पे करेगी। अगर कोई अमाउंट चेक के थ्रू पे कर चुकी है तो वो दोबारा डिबेंचर्स इशू करके थोड़ी पे करेगी, इसलिए बाकी के बचे हुए के लिए डिबेंचर्स इशू होंगे। अब ये पता लगाओ कि डिस्काउंट पे कर रहे हैं कि प्रीमियम पे। 100 रुपये का जो एक डिबेंचर है उसका 10% डिस्काउंट यानी कि 90 रुपये पे ना। तो ये आपने इसको 1,35,000 को 90 से डिवाइड किया, देन 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं, 1500 हैं। अब वैसे ही अपनी एंट्री करो। सबसे पहले तो अगर आप एक बिज़नेस खरीदोगे तो बिज़नेस एक एसेट होगा, तो बिज़नेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। वेंडर से खरीदेंगे तो उसकी लाइबिलिटी बना देंगे टू वेंडर अकाउंट। 2 लाख रुपए का मैंने खरीदा और सिंपल सी नरेशन, बीइंग बिजनेस परचेस्ड। अब क्या करेंगे, वेंडर को पे करना है। तो पहले तो देखो आप क्या लिखो कि वेंडर को ना मैं बैंक के थ्रू पे कर रही हूँ 65,000, है ना। और बाकी आप क्या कर सकते हो कि आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप ये दोनों एंट्री आपस में एक ही कंबाइन करके कर लो या फिर अलग अलग करके कर लो इन दोनों को। अब मैं नेक्स्ट एंट्री में डिस्काउंट वाला डिबेंचर्स वाला लेके आ रही हूँ। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, और कितने परसेंट डिबेंचर्स थे, 9% डिबेंचर्स। अब देखो 1500 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से, और 1500 और कितने का डिस्काउंट आ गया, 10 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 15,000 का डिस्काउंट, 1,50,000 यहाँ और 1,35,000। अब आप खुद से चेक करो, 65,000 प्लस 1,35,000 टोटल कितना हुआ, 2 लाख। हमने उसको 2 लाख पे किए और 2 लाख ही देने थे, आपस में मैच कर गया। 65,000 कैश के थ्रू दे दिए और बाकी के हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए। तो बीइंग डिबेंचर्स इशूड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है, रिलायंस लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी कॉस्टिंग 1,35,000। इट वॉज अग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच।
यानी कि कंपनी ने क्या कहा है कि भैया आप हमसे खरीद लो मशीनरी और हमें पैसा आप डिबेंचर्स इशू करके दे देना। ठीक है, अब वो आपको दो केसेस कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मतलब ये दोनों केसेस हम पढ़ ही चुके हैं। पहला केस कह रहे हैं कि आप डिबेंचर्स एट पार इशू कर रहे हो और दूसरा एट डिस्काउंट इशू कर रहे हो। एट पार यानी ना ही तो कोई डिस्काउंट और ना ही कुछ और दूसरा डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो। दोनों केसेस में हमें एंट्री बता दो कि एंट्री क्या बनेगी, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो मैं आपको फर्स्ट केस का बताती हूँ। जब हम एट पार इशू कर रहे हैं, एट पार यानी ना ही तो डिस्काउंट ना ही तो प्रीमियम, जो फेस वैल्यू है उसी पे करना, ठीक है, और दूसरे में डिस्काउंट है। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे आएंगे, ऊपर हम लिखते हैं कि कितना पैसा हमें देना है, यानी कि कितने का एसेट खरीदा है। तो 1,35,000 रुपीज़ की मैंने मशीनरी खरीदी है और फेस वैल्यू कितने रुपए की है, 100 रुपये की। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, यानी कि फर्स्ट केस में तो 1,350 डिबेंचर्स इशू हुए हैं। एंट्री कैसे बनेगी, पहले तो आप मशीनरी खरीद रहे हो, एक एसेट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और वेंडर को अब हमें पैसा देना पड़ेगा, तो वेंडर की हमने लाइबिलिटी बना ली, उसे हमें 1,35,000 रुपीज़ पे करने हैं। और नरेशन में भी यही आ जाएगा कि बीइंग मशीनरी परचेस्ड। अब सेकंड एंट्री में हम उसे पे करेंगे, उसकी लाइबिलिटी को कम कर देंगे, ठीक है। तो कैसे पे कर रहे हैं हम लोग उसको, डिबेंचर्स इशू करके। तो डायरेक्टली लिख दो 9% डिबेंचर्स और 1,35,000 के ही हम उसे इशू कर रहे हैं। कैसे आया, 1,350 डिबेंचर्स और 100 रुपये का एक। तो बीइंग डिबेंचर्स इशू, राइट। अब केस नंबर 2 की अगर मैं आपके सामने बात करूँ तो उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बनेंगे, उसमें हमें बोला हुआ है एट डिस्काउंट, राइट। तो मशीनरी की वैल्यू 1,35,000, 100 रुपये का 10% डिस्काउंट है, यानी कि 10 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि 100 माइनस 10, तो 1,35,000 डिवाइड बाय 90, यानी कि कितने आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 1500 डिबेंचर्स। बाकी की एंट्री आपकी सेम ही रहेगी, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। पहले तो यही लिखोगे कि मशीनरी आपके पास आ गई, तो मशीनरी डेबिट, और वेंडर की आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली 1,35,000 रुपीज़ की। और दूसरी एंट्री में अब हम वेंडर की लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे डिबेंचर्स को इशू करके। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, इसलिए लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्या इशू कर रहे हैं हम उनको, डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स। ऑल राइट, तो देखो कैसे आएगा, हमें उसे 1,35,000 रुपीज़ पे करने हैं। डिस्काउंट कितने रुपए का है, देखो 1500 इंटू में 10 का आपका डिस्काउंट है, फेस वैल्यू 100 रुपये की है, 1,35,000 हमें उसे पे करना है, 15,000 का डिस्काउंट और 1,50,000 रुपये के हमारे डिबेंचर्स। तो नरेशन भी सिंपल सी, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला हुआ है, रोमी लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट्स ऑफ 20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। अच्छा, रोमी लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स एट अ डिस्काउंट एज परचेज कंसिडरेशन। आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखो हुआ क्या, पहले तो उन्होंने एसेट ले लिए 20 लाख के, फिर उन्होंने क्रेडिटर भी ले लिए, यानी कि यहाँ पे हुआ क्या, बाकी का कह रहे हैं कि बाकी के लिए हम डिबेंचर्स इशू कर देंगे, यानी बचा कितना, 18 लाख। अच्छा, अब हमने एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ी थी कि हमें जो ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं उसमें हमें सिर्फ ये लिखना है कि कितने पैसे हमें पे करने हैं। अगर आप 2 लाख के क्रेडिटर ले रहे हो ना, तो बाकी के बचे हुए पैसों के लिए ही सिर्फ डिबेंचर्स इशू करने हैं, ठीक है। तो यही चीज़ लिखना कि 18 लाख के हम लोगों को पैसे पे करने हैं और स्टूडेंट 10% के डिस्काउंट पे करने हैं, वो चीज़ का भी ध्यान रखना। यानी कि 100 माइनस में 10, यानी कि 18 लाख डिवाइडेड बाय 90, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 20,000 आपके नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल के आ गए जो कि हमें इशू करने हैं। तो इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि टोटल में से मतलब एसेट्स हो गए और इधर हमारी लाइबिलिटीज़ हो गई कि हम किस तरीके से पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट हटा के बाकी का जितना सिर्फ पे करना होता है वो लिखा करो। इसीलिए मैं बार बार पता है वर्ड क्या बोल रही हूँ, मैं एसेट्स नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ कितना पैसा पे करना है वो न्यूमरेटर में रखो, ऊपर रखो, और नीचे अगर पार वैल्यू पे है तो फेस वैल्यू, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, प्रीमियम है तो प्लस कर दो, ठीक है। 20,000 डिबेंचर्स आ गए। अब देखो एंट्रीज कैसी होंगी, पहले तो आपने एसेट खरीदा तो एसेट आएगा तो डेबिट कर दोगे,
क्रेडिटर्स आएंगे तो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट। और बाकी के लिए हमने उसकी लाइबिलिटी बना दी, क्योंकि अभी हमें कपिल एंटरप्राइजेस को पे करना है ना, तो लाइबिलिटी बना दी। तो 20 लाख के हमने एसेट खरीदे, 2 लाख के क्रेडिटर्स और बाकी के 18 लाख के हमने लाइबिलिटी बना ली। तो बीइंग एसेट्स परचेज, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी नरेशन लिख सकते हो। और नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अब बस हम कपिल एंटरप्राइजेस को पे करेंगे। तो जो हमने पहले लाइबिलिटी बनाई थी उस लाइबिलिटी को ख़त्म करेंगे डेबिट करके। ओके, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट टू, क्या कर रहे हैं हम, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो देखो 20,000 इंटू में 100, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद में आप लोगों ने क्या करना है, 20,000 डिबेंचर को 90 रुपये के हिसाब से आप उसे पे कर रहे हो, और बाकी के 20,000 पे आपका 10 रुपये का डिस्काउंट है, यानी कि 2 लाख रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। तो ये सेम एंट्रीज हम लगातार 3-4 क्वेश्चन से कर रहे हैं, तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गई होंगी। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला हुआ है एक्स लिमिटेड परचेज्ड एसेट्स ऑफ बुक वैल्यू 4 लाख एंड टुक ओवर द लाइबिलिटीज ऑफ 50,000। मतलब वही सेम केस है कि भाई 4 लाख के आपने एसेट्स लिए हैं, 50,000 की लाइबिलिटी ली है। इट वॉज अग्रीड एट परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड एट 3,80,000। अब एक बच्चा आया मेरे पास, मैं तो ज़्यादा हो गया। जब 4 लाख की एसेट थी और 50,000 की लाइबिलिटी थी तो परचेज कंसिडरेशन तो 3,50,000 बनती थी, ये 3,80,000 है। भाई उन कंपनीज की आपस के बीच का मामला है, हमें क्वेश्चन दे दिया है, हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो कैसे पे कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू करके। अब वो डिबेंचर्स में वही सेम 3 केस उन्होंने आपको दे दिए कि भाई या तो डिबेंचर पार पे है, दूसरा डिबेंचर डिस्काउंट पे है, तीसरा डिबेंचर प्रीमियम पे है। 10-10% का आप बता दो कि कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। अच्छा, हमने अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हो अकाउंट्स में, हमने किए हैं कि जब भी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एसेट है और ये मैं 4 लाख के खरीद रही हूँ, मैं लाइबिलिटीज़ उनसे 50,000 की ले रही हूँ, और वो कह रहे हैं कि आपका परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 बना। मैंने कहा मामला सेट नहीं बैठ रहा, ये हुआ 4,30,000। देखो जो ये गड़बड़ है, यानी कि जो ये डिफरेंस है ना आपस में, किस चीज़ का है, ये जो 30,000 का डिफरेंस आ रहा है, ये गुडविल का डिफरेंस है। क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसे ही तो नहीं कहेगा ना कि ठीक है भाई तू 30,000 एक्स्ट्रा मांग रहा है मैं दे देता हूँ, ऐसा तो नहीं होता। हाँ, ऐसा एक वो डिफरेंट केस हो जाता है कि भाई कोई पर्सन प्रॉफिट पे बेच रहा है, कोई पर्सन लॉस पे बेच रहा है। बट यहाँ पे सिचुएशन क्या आ रही थी कि यहाँ पे हमारी टोटल 4,30,000 की पेमेंट बन रही थी, बट हम चीज़ सिर्फ 4 लाख की खरीद रहे थे। तो ये उन्होंने कहा कि भाई देखते हैं कौन सा बच्चा है जो दिमाग लगा पाएगा और गुडविल की, हिडन गुडविल की वैल्यू खुद से निकाल पाएगा। तो अगर मेरे पैसे 4 लाख ही बन रहे हैं, बट अगर मैं 4,30,000 इन टोटल खरीद रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है गुडविल, और हमने गुडविल की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता लगेगा, खुद से ही देख के पता लगेगा कि जो टोटल आपस में मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन में इस तरीके का कोई भी हिंट नहीं दे रखा और ना ही क्वेश्चन में आंसर लिखे हुए आएंगे कि आप कहोगे कि वहाँ से पता लग जाएगा। ऑल राइट, तो देखो एंट्रीज कैसे होंगी। सबसे पहले में वो कह रहे हैं कि आपको एट पार पे करना है। मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए ऊपर आप वो वैल्यू रखते हो जितना हमें पे करना है। हमें पे हर बार 3,80,000 ही करना है स्टूडेंट्स, वही परचेज कंसिडरेशन है। और अगर एट पार है यानी कि ना ही तो डिस्काउंट ना ही तो प्रीमियम, मतलब सिंपल फेस वैल्यू 100 रुपये की आ गई, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हो गए, 3,800 डिबेंचर्स हो गए। अब देखो ये वाली एंट्री हर केस में सेम रहेगी, बेशक आप डिबेंचर्स एट पार इशू करो या फिर डिस्काउंट पे इशू करो या फिर प्रीमियम पे इशू करो। क्या एंट्री है, एसेट्स खरीदोगे डेबिट होंगे, गुडविल आएगी डेबिट होगी, लाइबिलिटीज आएंगी क्रेडिट हो जाएंगी। इन सब की वैल्यू हमने निकाल ली, ऊपर से ही निकाली ना, एसेट्स 4 लाख के हैं, 30,000 की गुडविल आई है, लाइबिलिटीज हमारी 50,000 की थी, और परचेज कंसिडरेशन 3,80,000 का बना है जो कि हमें मोहन ब्रोस को पे करना है। तो मैंने उनकी लाइबिलिटी बना दी। अब लाइबिलिटी बना दी तो नेक्स्ट एंट्री में मैं उनको पे कर रही हूँ डिबेंचर्स इशू करके। और डिबेंचर्स कैसे इशू हुए, 3,800 डिबेंचर और उसकी फेस वैल्यू पे एट पार 100 रुपये पे मैंने इशू करे, जितने की लाइबिलिटी बनाई थी उतना ही मैंने उन्हें पे कर दिया। अब अगर मैं केस 2 की बात करूँ, केस 2 में क्या हुआ कि जो मेरी फर्स्ट एंट्री है वो तो सेम रही, ठीक है ना। फर्स्ट एंट्री तो आपकी वही सेम रहेगी कि एसेट्स आए, गुडविल आई, लाइबिलिटीज आई, और मोहन ब्रोस की हमने लाइबिलिटी बना दी। अब पे करने के लिए एंट्री आपकी थोड़ी सी बदल गई क्योंकि इस पर डिस्काउंट आ गया।
अब देखो परचेज कंसिडरेशन तो यहाँ पे भी 3,80,000 थी, यहाँ पे भी 3,80,000 है और अगले वाले केस में भी 3,80,000 ही रहेगी। बट इस बार हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, यानी कि अगर 100 रुपये की वैल्यू है तो उसका 10 रुपये डिस्काउंट है, यानी कि 90 रुपये पे इशू कर रहे हैं। तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए? 4,222। उन्होंने देखो एक ना लाइन लिखी हुई थी क्वेश्चन के लास्ट में कि भाई जो आपका मतलब आपस में जर्नल एंट्री का डेबिट क्रेडिट मैच करना पड़ जाए ना, मतलब कोई फ्रैक्शन ऑफ डिबेंचर होगा उसे कैश में पे कर देना, वो चीज़ अब यहाँ आएगी। कैसे? मोहन ब्रोस को मुझे 3,80,000 पे करने थे, मैंने उनकी लाइबिलिटी उतने से ही कम करी। डिस्काउंट होता है तो डेबिट होता है, और 10 रुपये का डिस्काउंट था, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर थे उस पर 10 रुपये का डिस्काउंट था। जितने नंबर ऑफ डिबेंचर थे उसको मैंने उसकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके डिबेंचर अकाउंट में डाल दिया। 20 रुपये का फ़र्क आ रहा था, वो मैं कहाँ ले गई? कैश अकाउंट में। और यही उन्होंने लास्ट लाइन में लिखा भी हुआ था कि बाकी का जो आपका फ्रैक्शन बचेगा उसे कैश अकाउंट से ट्रीट कर लेना, और वही हमने कर दिया। ऐसे ही मैं केस नंबर 3 की बात करूँ तो उसमें भी जैसे मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, ठीक है, वो कैसे निकलेंगे? परचेज कंसिडरेशन तो आपकी सेम ही रहेगी, बस 100 रुपये में 10 रुपये का प्रीमियम ऐड हो गया तो 110 हो गए। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 3454। अब देखो उनको पे कितना करना है? 3,80,000। प्रीमियम है तो अलग से आपने शो कर दिया, और डिबेंचर्स में फेस वैल्यू और प्रीमियम डाल दिया। मतलब खुद से देख लिया करो, अलग से कोई वर्किंग नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अलग से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा पता लगाने के लिए कि कैश की क्या वैल्यू आएगी। ऐसा नहीं है, सिंपल आप जैसे आपके पास जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आए हैं उसकी फेस वैल्यू डिबेंचर अकाउंट में डाल दो, जितना भी प्रीमियम है डिस्काउंट है वो उसके अकाउंट में डाल दो, और जितना उनको पे करना है वो लिख दो। बाकी का जितना भी बैलेंस बचेगा वो आपका कैश के थ्रू ही ट्रीट होगा। ठीक है, तो एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा से देख लेना, तो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट होता है तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।